बिहार की राजनीति में एक नए उभार को हम कुछ समय से देख रहे हैं और अभी हाल ही में हुए चुनाव में हमने एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस के साथ देखा। तो आज हम इस बातचीत में हमारे साथ युवा नेता बिहार के उभरते हुए सितारे मिस्टर आकाश कुमार हैं। उनसे हम सारी जानकारी लेंगे कि बिहार में इस जीत और हार के मायने क्या हैं, जिनकी जीत हुई उस पक्ष में कौन और किसकी दावेदारी ज़्यादा अधिक थी और किसने कितना प्रयास किया, और हारने वाला पक्ष खासकर जैसे आप जानते ही हैं उसके बारे में आकाश जी विस्तार से समझाएंगे। आकाश जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यतीन जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आकाश जी ये बताइए कि बिहार में जो अभी आप चुनाव देखे आपने, भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस में जो भी दल चुनाव लड़ रहे थे जैसे नीतीश कुमार जी और भी चिराग पासवान, इन सब की प्रचंड जीत के पीछे का आप कारण क्या देखते हैं, और जन स्वराज और जेडीयू की आरजेडी की हार का जो कारण है वो आप कहाँ तक उससे सही ठहराते हैं? जी सबसे बड़ी बात होती है किसी भी राजनीतिक पार्टियां जो होती है तो व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, संगठन बड़ा होता है। और जहां तक अगर संगठन की बात देखी जाए तो इसमें भाजपा पहले से ही काफ़ी मजबूत थी इन सारे दलों में, क्योंकि ये पूरे साल चुनाव के मूड में होते हैं। इनका प्रशिक्षण शिविर वगैरह लगता है और ऊपर से नीचे तक एक एक बूथ लेवल का जो भी कार्यकर्ता होता है वो पूरे दिलो जान से पूरे सालों साल मेहनत करते हैं। वो वोटर जोड़ते, वो कार्यकर्ता जोड़ते हैं। और दूसरी चीज़ है कि थोड़ा सत्ता में वो लोग पहले से ही हैं तो एक एज उनको शुरू से ही रहता है। और थोड़ा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हो या इलेक्शन कमीशन की जो भी मशीनरी है तो थोड़ा एक एज पहले से ही था। और वेलफेयर स्कीम वगैरह जो लास्ट में जो 10-10 हज़ार रुपये दिए गए महिलाओं के खाते में, तो उसने सारे के सारे जातीय समीकरण को तोड़ते हुए वोटिंग किया है महिलाओं ने, जिसके कारण ये प्रचंड बहुमत भाजपा को मिला है। दूसरी चीज़ आपने जो पूछा कि जन स्वराज के हार के पीछे क्या कारण था। जन स्वराज इस समय जो है लगभग 2-3 साल से प्रशांत जी ने बहुत मेहनत किया और उन्होंने एक एक बिहार के लगभग सभी गांव-गांव जाके उन्होंने पदयात्रा किया। हर एक प्रखंड में उन्होंने अपना कार्यकर्ता बनाया। लेकिन कुछ जगह पे उनसे चूक हुई है। उन्होंने जो कार्यकर्ताओं को जोड़ा, वो कार्यकर्ता या वर्कर वो पूरी की पूरी एक्टिव मोड में नहीं थे चुनाव में। वो शॉर्ट टर्म के लिए थे। कई लोग जो यूथ क्लब के मेंबर थे या जो उनकी डिजिटल वाहिनी थी या पीकी यूथ क्लब था, उस यूथ क्लब में वैसे भी कार्यकर्ता थे उनके जो कहीं न कहीं पहले से किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के प्रति वो समर्पित थे। तो उन्होंने ईमानदारी पूर्वक काम नहीं किया। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सारे ने ईमानदारी पूर्वक काम नहीं किया। दूसरी चीज़ ये आती है कि थोड़ा टिकट बाँटने का जो उनका जो मोडस ऑपरेंडी था वो सही नहीं था। आकाश जी यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे मन में ये है कि जो तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव हैं, तो मैं तेज प्रताप यादव का तो खास रोल खैर नहीं मान सकते, लेकिन अगर आप तेजस्वी यादव को आप देखोगे तो उनकी भी मेहनत कोई कम नहीं रही है। उन्होंने चुनाव प्रचार अच्छे से किया, जनता को अपने साथ लिया, जनता के काम किए, जनता की आवाज़ उठाई, और एक युवा दिल की धड़कन आप बिहार में कहे जा सकते हैं और उभरते हुए नेता भी हैं वो। अपने पिताजी की विरासत को उन्होंने बखूबी आगे संभाला है, लेकिन उनका बहुत कम सीटों पर सिमट जाना, थोड़ा बिहार की राजनीति को इस मामले में आप कहाँ तक देख रहे हैं? नहीं, थोड़ा मैं इसकी चर्चा जो है थोड़ा बैक में जाके करते हैं। जो आपने जी। आरजेडी के बारे में ये सवाल पूछा है कि क्यों आरजेडी, जिसके पास ऑलरेडी इतना वोट बैंक पहले से बना हुआ है, जो एमवाई समीकरण की बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से पिछले 5-10 सालों में या 5-7 सालों में जब से लालू जी एक्टिवली चुनाव में नहीं है तो तेजस्वी ने एमवाई समीकरण के अलावा और किसी कास्ट को या और किसी वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने में अब तक वो विफल सा रहा है। जब भी चुनाव आता है वो चुनाव के टाइम में बाहर निकलते हैं, हेलीकॉप्टर से प्रचार करते हैं, फिर चुनाव के बाद वो अपने जो है कार्यालय और ऑफिस में वो अपना समय व्यतीत करते हैं। जनता के लिए न वो रोड पे नज़र आते हैं, न संघर्ष करते हैं। क्योंकि राजनीति जो होता है वो उसमें आपको सिर्फ एसी के कमरे में बैठ के आप राजनीति नहीं कर सकते। आपको ज़मीन पे आना होगा, आपको लाठियाँ खानी होगी, आपको सत्ता के विरुद्ध संघर्ष करना होगा, क्योंकि इस समय आप विपक्ष में है। तो आपको जितना सत्ता पक्ष मेहनत कर रहा है उससे दोगुने शक्ति से आपको जो है मेहनत करना होगा, तभी जा कर के आप सत्ता में आ सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये भी कारण है। दूसरा जो मैं देख रहा हूँ कि आरजेडी में जो भी कार्यकर्ता है वो पुराने नेता है, पुराने ही कार्यकर्ता है।
नए युवाओं को और नए लोगों को जोड़ने में कहीं ना कहीं संगठन, वो चाहे वो बूथ लेवल का कार्यकर्ता हो या जिला लेवल का कार्यकर्ता हो या प्रदेश के नेतृत्व में कार्यकर्ता हो, उन्होंने नए लोगों को कम ही मौका दिया है। और नए युवाओं को, जिनके अंदर एक राजनीतिक प्रेरणा होती है कि अपने समाज के लिए, अपने लोकेलिटी में कुछ करने के लिए, उन युवाओं को उन्होंने अभी तक जोड़ने में विफल सा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि आजकल की राजनीति में कहीं ना कहीं कमरे में बैठ के प्लानिंग करना और लोगों जनता के बीच में कम व्यवहार रखना, ये भी एक मुख्य कारण रह सकता है? क्योंकि ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं वो मुख्यतः बाहर से राजनीति को समझते हैं या देखने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि लाठियाँ नहीं खाई, डंडे नहीं खाई, हालांकि लाठी और डंडे का जमाना तो शायद मुझे लगता है कि नहीं होगा, क्योंकि ऐसे कोई बड़े आंदोलन आजकल है नहीं कि पुलिस लाठियाँ बरसाएगी। पर फिर भी कहाँ तक इनकी मेहनत अभी और की जा सकती थी? क्या देखते हैं आप इस चीज़ को? नहीं, जहाँ तक आपने बोला कि लाठी या डंडे की, तो कई सारे मुद्दा है जो जनहित के मुद्दा थे। बीपीएससी के पेपर लीक का मुद्दा हो, या बीपीएससी टीचर का मुद्दा हो, या जो नियोजन वाले टीचर हो उनका मुद्दा हो, या टोला सेवकों का मुद्दा हो, तो कहीं ना कहीं आप राजनीति में तभी लंबे दौर के रेस के घोड़े बन सकते हैं जब आप जनहित के मुद्दा को उठाएं। आप जनता से जुड़े मुद्दे अगर नहीं उठाएंगे तो पब्लिक आपको इलेक्टोरल टाइम पे डिनाई ही करेगी। और आपको मैं एक और रेफरेंस देना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस की राजस्थान में सरकार नहीं थी, वसुंधरा जी सीएम थे, उस समय अगर दोबारा सत्ता में अगर कांग्रेस आई है तो वहाँ पे सचिन पायलट, जो उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे राजस्थान कांग्रेस के, उन्होंने लाठियाँ खाई, उन्होंने डंडे खाए और उन्होंने सड़क से संघर्ष किया। उसके बाद ही कांग्रेस को वहाँ सत्ता नसीब हुई है। तो कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो आपको एसी के कमरे में बैठ के नहीं, आपको सड़क पे उतरना होगा, क्योंकि सदन में आप तभी पहुंचेंगे जब आप सड़क पे जनता की आवाज़ उठाएंगे। अभी चुनाव खत्म हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार बन चुकी है, लेकिन अभी आने वाले जो 5 साल है उसमें तो खैर सत्ता का क्या होगा, कौन किस करवट बैठेगा, ये तो भविष्य की बातें हैं। लेकिन आने वाली जो राजनीति है उसको बिहार में आप किस हिसाब से देख पा रहे हैं? जी, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 25 सीट पे जो है आरजेडी सिमट गई है। प्रशांत किशोर जी को 0 सीट आया है। ठीक है, वो इनका पहला चुनाव था, पहला चुनाव में ये कुछ कर नहीं पाए, लेकिन आने वाले समय में अगर कोई विपक्ष की बड़ी भूमिका में होगा तो वो जन स्वराज ही होगा। हाँ, कुछ गलतियां हुई है इस चुनाव में उनसे, जैसे मान लो कि जैसे टिकट बांटने का जो उनका वो था, प्रोसीजर था, कि एक एक विधानसभा में उन्होंने 4-4 कैंडिडेट को बोल रखा था कि आप भी इस विधानसभा में जन स्वराज का प्रचार कीजिए, आप भी कीजिए, आप भी कीजिए। और हम टास्क देते देते लास्ट में ये डिसाइड करेंगे कि किस व्यक्ति को टिकट देना है। तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति, जो 4 लोग थे एक एक विधानसभा में, उन्होंने अपनी जो है अपना पैसा फूका, अपना एनर्जी दिया, अपना टाइम दिया, सारा चीज़ दिया। लास्ट में किसी एक ही व्यक्ति को टिकट मिलना था। तो 3 जो लोग थे वो 3 गतिरोध और विरोध जो थे वो उनके पार्टी के अंदर ही पैदा हो गए। तो हार का कहीं ना कहीं जो भीतर घात हुआ है पार्टी के अंदर, वो भी एक बड़ा कारण रहा है। दूसरा, चूंकि दल नया था, उन्हें टिकट बांटने में लेट नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से। और प्रशांत जी भी शुरू से कह रहे थे कि हम टिकट सबसे पहले बांटेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाए। उन्हें 2-3 महीना पहले अगर वो टिकट बांट दिए होते और अपने अपने कैंडिडेट को कहते कि आप क्षेत्र में जाके घूमिए, आप प्रचार प्रसार कीजिए, तो हो सकता था आज जो नतीजा दिख रहा है वो नतीजा कुछ और होगा। धन्यवाद आकाश जी, आपने बहुत सारी बातें बताई हैं। आगे बिहार की राजनीति पर फिर से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।